इधर देखिए, चैप्टर 3, व्हाट इज द नेम? क्या है नाम? पेयर ऑफ यहाँ ध्यान दीजिए, इन टू वेरिएबल। यहाँ देखो, आपने बुक में कुछ भी नहीं देखना, आपने कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना, आपने सिर्फ यहाँ कंसंट्रेट करना है। इसमें कुछ शब्द आए हैं, कुछ वर्ड्स आए हैं, देखिए ध्यान से। पहला है पेयर, यानी जोड़ा, यानी दो इक्वेशन होंगे, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी डिग्री 1 की इक्वेशन होगी, लाइन की इक्वेशन होगी। इन टू वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल्स होंगे। अब वो 2 वेरिएबल कुछ भी हो, एक्स वाई हो सकते हैं, वाई जेड हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, कुछ भी होंगे, ठीक है। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था ये चैप्टर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। वहाँ भी 3rd ही चैप्टर है शायद, 3rd चैप्टर है ना लीनियर इक्वेशंस के बारे में है नहीं है ना इक्वेशन के बारे में? लास्ट 4th चैप्टर है, वहाँ 1 वेरिएबल में है। कितने में है? 1। यहाँ कितने में है? 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें क्या अंतर, पहले मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ, जर्नल बातें करेंगे, ध्यान से सुनिए। मैंने एक इक्वेशन लिखा 2x + 3 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, 1 वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में है? फिर मैं एक दूसरी इक्वेशन लिखूँ, ध्यान दीजिएगा, 2x + y = 7, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये 2 वेरिएबल में है। कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल। अब अंतर क्या है देखिए, अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में हो तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, वैल्यू माने इसका 0 निकालें, 0 माने इसका सोल्यूशन निकालें, वैल्यू 0 सोल्यूशन एक ही बात है, यानी x की वैल्यू निकालें। यहाँ से मैंने आपको एक 2nd चैप्टर में भी करके बताया था, तो यहाँ से आ जाएगा 2x = -3, x = -3/2। तो ये एक ही वैल्यू आती है। कितनी वैल्यू आती है? एक वैल्यू, यानी इसका एक ही 0 होता है, जो है ये, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। x की इस वैल्यू के अलावा कोई भी अदर वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। देखिए कैसे, x की जगह रखिए -3/2, जो हमारी वैल्यू निकल के आई, -3/2 + 3 = 0। तो ये कर दिया, तो -3 + 3 = 0, यानी इक्वेशन बैलेंस हो गई, 0 = 0। इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई, यानी इक्वेशन 0 हो गई, इसीलिए इसको इक्वेशन का सोल्यूशन है 0 कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये x की ऐसी वैल्यू होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करना मैंने दोनों तरफ इक्विलिब्रियम की वो कंडीशन लाती है, मतलब दोनों साइड इक्वेशन बराबर हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अब आ जाइए इधर, ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन है। अब अगर मुझे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है या इसके सोल्यूशन निकालने हैं, तो क्या x और y की एक ही वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए ये हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है? देखो, अगर x की जगह 1 रख दो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? अपने मन में सोचिए। x की जगह 1 हो गया तो 2 × 1 = 2, उस 2 को उधर ले जाके माइनस करा तो कितना हो गया? 5। तो y की वैल्यू कितनी आई? 5/2, सॉरी 5 ही आई, y की वैल्यू कितनी आई? 5। तो अगर x की वैल्यू 1 रखूँ तो y कितना आएगा? 5। अगर x की वैल्यू में 2 रख दूँ तो y की वैल्यू, ये 2 × 4 माइनस होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर x की वैल्यू में 3 रख दूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यानी पहला पेयर बना 1,5, दूसरा पेयर बना 2,3, तीसरा पेयर बना 3,1। तो 3 वैल्यू तो यही हो गई x और y की, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। कैसे? x की जगह पहला पेयर है 1 और 5, तो x की जगह 1 रखा और y की जगह 5 रखा, तो 2 × 2 और 5 7 = 7, इक्वेशन बैलेंस हो गई। दूसरी बार में x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 5, कितना आ रहा है भाई? 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 × 4 और 3 7 = 7, ये भी बैलेंस हो गए। इसी तरीके से इसके लिए भी बैलेंस हो जाएगी। यानी x और y की ऐसे अनलिमिटेड वैल्यू हो सकती हैं
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी। तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि x और y की एक एक ही इक्वेशन आए या इसका एक ही ज़ीरो आए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ आ रही है आपको? तो दो वेरिएबल में ये अंतर होता है। एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका सिर्फ 1 ज़ीरो होता है। जब हम कल तक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट 2 ज़ीरो होते हैं और कम से कम ज़ीरो, एक या दो, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो वहाँ बात हम 1 वेरिएबल की कर रहे थे। कितने वेरिएबल की कर रहे थे? 1। यहाँ 2 वेरिएबल की इक्वेशन है लेकिन ये लीनियर की बात मैं कर रही हूँ। तो जब हम कहते हैं ना कि लीनियर इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होता है, वो लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल की बात हो रही होती है। अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में तो उसके बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं। आपको तो क्वेश्चन भी आता है फाइंड आउट द 3 सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड आउट द 4 सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में ही आया एक बार कि 3 सोल्यूशन निकालो। जैसे 3 मैंने इसके निकाल के दिखाया ना, कहाँ गए कोई क्वेश्चन, इसके 3 सोल्यूशन मैंने आपको निकाल के दिखाया कि नहीं निकाले। तो ऐसे इसके अनगिनत सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना बात को? तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो लीनियर इक्वेशन 2 टाइप की हो सकती है, 2 टाइप की नहीं, कई टाइप की हो सकती है। 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल में भी हो सकती है, 3 वेरिएबल में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है, 5 में, कितने में भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर मैंने इसके 2 सोल्यूशन कैसे निकाले? मैंने अपने मन से कोई वैल्यू रखी, x और y की मैंने अपने मन से वैल्यू रखी ना। इन सोल्यूशन से हम क्या कर सकते हैं? हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पर। इस लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जो लाइन है ना, इसको हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं इनकी सहायता से। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जिसमें 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताया गया हो, जैसे अगर बताया गया हो इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है ना, जैसे कि राम कोई लड़का है, ठीक है, और राम की एज जो है उसके पापा की एज की आधी है, या पापा की एज राम की एज की डबल है, या पापा की एज प्लस राम की एज का सम 40 है। ठीक है, तो राम की एज को अगर मैं x सपोज कर लूँ, फादर की एज को अगर मैं y सपोज कर लूँ, तो इन दोनों का सम 48 है। अब ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। इसके साथ एक और कंडीशन दी होगी जिसमें अगर मुझसे कहा जाए कि राम की और उसके फादर की एज निकालिए अलग अलग, तो इसमें अपने मन से थोड़ी ना x की वैल्यू लगा सकते हैं क्या? यहाँ तो x की एक फिक्स वैल्यू आएगी ना, राम की कोई एज होगी पर्टिकुलर और उसके पापा की भी होगी। तो अगर मुझे एक लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं निकाल सकती हूँ? नहीं। एक लीनियर इक्वेशन से कभी भी 2 वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकलती है। तो अगर आपको 2 वेरिएबल दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन में, तो इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए। 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन होनी चाहिए कम से कम। 3 की वैल्यू निकालने के लिए 3 इक्वेशन होनी चाहिए कम से कम। हो सकता है x, y, z में कोई इक्वेशन दिए, तो क्या एक ही इक्वेशन से x की, y की, z की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं। तो फिर हमें कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। 4 वेरिएबल है तो कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए उतने ही इक्वेशन भी चाहिए होगी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको। देखो इसी क्वेश्चन की मैं बात करूँगी क्योंकि मैंने इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया। कभी कभी आता है ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? पहले कोऑर्डिनेट को सिंपल जनरल लैंग्वेज में कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। आम बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। देखो, क्योंकि जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, वो हम एक प्लेन पे यानी एक 2D प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। 2D प्लेन वो होता है जिसके 2 डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। एक y एक्सिस होगी और एक x एक्सिस। एक ऐसे होती है चौड़ाई और एक लंबाई होती है। तो यानी हमारे पास x और y 2 एक्सिस होती है। बीच में जहाँ ये कट कर रहे होते हैं उसको 0 0 पोजिशन मान लेते हैं। इसको कहेंगे x x डैश, इसको कहेंगे y y डैश। ये वर्टिकल एक्सिस होती है यानी खड़ी, ये पड़ी यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। इस पर जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन पर ये लाइन कहाँ पर ड्रॉ होगी, कहाँ पर आएगी, कहीं पर भी खींच दूँ क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो कहाँ पर ड्रॉ होगी उसके लिए हमें इसकी पोजिशनिंग करनी पड़ती है, उसके लिए हमको इसके सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं। किसी लाइन को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 सोल्यूशन चाहिए। कम से कम कितने चाहिए? 2। इस एक से काम नहीं बनेगा, कम से कम कितने चाहिए? 2, और ज़्यादा से ज़्यादा तो जितने हो जाए। तो अगर मैं इन दोनों को ले लूँगी तो मैं कैसे इस ग्राफ को ड्रॉ कर लूँगी? कैसे करूँगी इस लाइन को ड्रॉ? यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आप ले लेंगे 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपका ग्राफ पेपर होता है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5,
एक्स एक्सिस राइट हैंड साइड को पॉजिटिव होती है और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव। वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा -2 -3 -4 ये। तो ये वाला ये जो क्वाड्रेंट होता है, ये क्वाड्रेंट इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। जो दो एक्सेस आपने खींची ना, उससे पेपर 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इन चारों को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब होता है चौथा हिस्सा, इनको कहते हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और एंटी क्लॉकवाइज इनकी नेमिंग होती है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। आपको दिख ही रहा है, एक्स एक्सिस भी यहाँ पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो पहले हमेशा जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, हमेशा पहले जो नंबर 1 पे लिखा जाता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो दूसरा लिखा जाता है वो वाई होता है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो इस कोऑर्डिनेट में जो भी पॉइंट हम दिखाएंगे वो प्लस होंगे दोनों। एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई भी। इधर चलेंगे तो इधर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, और पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, एक्स। तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव। यहाँ आएंगे तो एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी, तो इसमें दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यहाँ आएंगे तो इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन कैसा दिया जाता है, सरल सरल क्वेश्चन आते से ये दे दिया आपसे पूछा जाएगा ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव किसमें होता है, सेकेंड में। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 3-4 पॉइंट देते हैं, बोलेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, बताइए। अगर आपको दे दिया -3, -3, ये किसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपको दे दिया 4, 2, ये किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपको दे दिया -4, 5, ये किसमें आएगा, सेकेंड में आएगा। और अगर 4, -5 देंगे तो ये फोर्थ में आएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि पॉइंट दे दिया और उनको बोला कि किस क्वाड्रेंट में आएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि पॉइंट दे दिए, आपको ग्राफ पेपर मिल गया एग्जाम में और आपसे कहा इन पॉइंट्स को लोकेट करो, दिखाओ इनको कहाँ पर आएंगे, उसको पॉइंट आउट करो यहाँ पे। ठीक है। दूसरा, ग्राफ दे दिया, ग्राफ में पॉइंट दे दिए, बनाए दे दिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया, मैंने इसका नाम रख दिया, मान लिया ये पॉइंट, इसका नाम मैंने ए रखा और मैंने बोला इसके कोऑर्डिनेट लिखो। तो आप यहाँ देखेंगे किसके सामने है, 1 के परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 1, तो वाई एक्सिस पे 1 चले और एक्स एक्सिस पे 2, तो एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे 1, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ए बी सी डी ई एफ डी करके यहाँ दे देंगे और आपसे कहेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए इस ग्राफ को देखते हुए। ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो अभी मैं बात करती हूँ इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो इसका पहला पॉइंट है 1,5, दूसरा है 2,3। पहला कौन सा है, 1,5। तो देखो x पे हमने 1 तक जाना है और y में हमने 5 तक। तो एक पॉइंट तो ये हो गया 1,5, ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया 2,3। तो x में आपने 2 तक जाना है और y में 3 तक जाना है। तो ये आएगा दूसरा पॉइंट 2,3। दोनों को लोकेट करा, स्केल से इनको मिलाती हुई लाइन खींची। तो ये लाइन है, ये वाली लाइन है 2x + y = 7। लाइन की क्वेश्चन लाइन है 2x + y = 7। जो लाइन है उसका ग्राफ ये है। बात समझ में आ गई? तो लाइन ड्रॉ करने को भी आता है। ठीक है, आ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, तो यहाँ पर ये अब मैं जो टॉपिक मैं अब पढ़ाने जा रही हूँ, वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक मैं अब पढ़ाने जा रही हूँ जिससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, वो टॉपिक है, इसको मोस्ट जितने भी मोस्ट आगे से लगाने उतने इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। यहाँ देखिए टॉपिक क्या है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। आपकी बात क्या हो रही है, आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पेयर। 2 लाइनों का जोड़ा है, 2 लाइनों का क्या है? पेयर है। अब 2 लाइन अगर पेयर है, 2 लाइन की क्वेश्चन आपको दिया, उनका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ बहुत सारी ग्राफ की हो रही है, पेपर मत पलटिए, रख दीजिए इसको, यहाँ सुन लीजिए, घर पे जाके इसको आराम से देखिएगा चलो। ठीक है, बात हो रही है ग्राफ ड्रॉ करने की। अब मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन तो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखा दी। अगर एक इक्वेशन मुझे और दी होती और कहा जाता है इसको भी सेम ही ग्राफ में ड्रॉ करो, तो मैं ये दोनों लाइन ड्रॉ करती ग्राफ में, है ना, उसके भी 2 कोऑर्डिनेट निकालती, इसके भी 2 निकालती, दोनों को ड्रॉ करती। तो क्या क्या हो सकता है? 3 बातें हो सकती है। पहली बात,
ये हो सकता है कि ये दोनों लाइन कट कर जाए कहीं पर। दूसरी बात, ये हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल आ जाए एक दूसरे को। तीसरी बात, ये हो सकता है कि ना तो कट करे ना पैरेलल आए, एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर जाए। ये क्या होता है, कट कर जाए यानी इंटरसेक्ट कहते हैं इसको। ये हो सकता है एक दूसरे के पैरेलल हो जाए और ये हो सकता है एक दूसरे को ओवरलैप करें, या इसी को कहते हैं कोइंसाइड। समझा रहे? जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मैं लिखूं 2x + 4y = 8 और दूसरी इक्वेशन लिखूं 4x + 8y = 16, ये देखा जाए तो एक ही लाइन की इक्वेशन। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यही तो बनेगा। सेम ही लाइन की इक्वेशन तो है ये, तो ये एक के ऊपर एक आएगी नहीं आएगी जब आप इसको ड्रॉ करेंगे? आ जाएगी ना? बात समझ में आ रहा है? तो ये अब ये तो हो गई 3 कंडीशन हो सकती है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? या तो दोनों कट कर जाएं, या दोनों पैरेलल हो जाएं, या दोनों कोइंसाइड कर जाएं, या दोनों कोइंसाइड कर जाएं। ठीक है, अब देखो, अब हम शुरुआत कर रहे हैं इस कंसेप्ट को समझने की। आपने बिल्कुल दिमाग यही रखना है। अगर आपका एक बार में घुस गया दिमाग में तो फिर आप भूलेंगे भी नहीं और इससे एग्जाम में 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बताई थी ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर 3 वेरिएबल में है तो ठीक है, ए तीसरा टर्म कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल में ax + by + c = 0। ठीक है, अब ये तो एक जनरल लाइन की बात कर रही हूँ, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर 2 लाइंस दी होंगी, 2 लाइंस दी होंगी तो कोफिशिएंट अलग अलग होंगे x y के। तो मान लिया पहले को मैं दिखाती हूँ a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी को लिख देती हूँ a2x + b2y + c2 = 0। बात समझ आ रही है? तो ये जो है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट है। एग्जाम्पल के तौर पे एक में लिख देती हूँ 2x + 3y + 7 = 0 और दूसरी लिख देती हूँ 3x + 4y + 9 = 0। ये 2 लाइन लिख दी। तो ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2, ये हो गया c1, ये हो गया c2। बात समझ में आ रही है? सबको आ रहा है समझ में? अब आपको बिना ग्राफ खींचे बताना है कि ये जो 2 लाइन है या ये जो 2 लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होंगी। तीनों में से बताना है, लेकिन बिना ग्राफ खींचे। जब आप ग्राफ खींच लेंगे, ग्राफ ड्रॉ अगर आपने कर ही लिया, फिर तो आपको दिख ही जाएगा कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल आ रही हैं ग्राफ में या कोइंसाइड कर रही है। फिर तो कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है। आपको बिना ग्राफ ड्रॉ करे बताना है। तो उसके लिए 3 कंडीशन होती हैं जो आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहली कंडीशन आपको देखो, इसी को एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है 7, a2 कितना है 3, b2 कितना है 4, c2 कितना है 9। आपने कैसे चेक करना है? पहली कंडीशन, अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, मतलब a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 की वैल्यू के इक्वल अगर नहीं है, अब है या नहीं है वो चेक करिए। यहाँ से a1/a2 कितना है 2/3 और b1/b2 कितना है 3/4, दोनों इक्वल नहीं है ना, यही चेक करना है आपको। तब ये लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी होती है? क्लियर है? If a1/a2 is not equals to b1/b2, then line will be intersected. Then line will be intersected. अगर दूसरा, if a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तब लाइंस होंगी पैरेलल। कैसी लाइन होंगी? पैरेलल। एग्जाम्पल,
अगर यहाँ पर ये 6 होता तब क्या हो जाता? नहीं सॉरी, तब भी नहीं होता। 2/3 लाना है, यहाँ पे 2/3 लाना है, ये 4 होता मैंने 4/6, तो क्या होता? तब a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ जाता। a1/a2 होता 2/3 और b1/b2 होता 4/6, इसको कैंसिल करते तो ये भी 2/3 आता, तब ये इक्वल हो जाता। बट c1/c2 है 7/9 जो इनके इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 इनके इक्वल नहीं है। तब कैसी लाइन होंगी? पैरेलल। कैसी लाइन होंगी? पैरेलल। समझ में आ गया? तीसरी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और इज इक्वल्स टू c1/c2। सब आपस में बराबर हो जाते हैं। जब सब कुछ ही बराबर हो गया फिर तो ओवरलैप करेंगे। ये सभी एक दूसरे के बराबर है तो क्या कर देंगे? एक दूसरे को ओवरलैप। तो ये होती है कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी होती है? कोइंसिडेंट। बस सोचो, ध्यान से फिर से सुन लो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर पहला ही एक, देखो याद कैसे रखना है एग्जाम में, कैसे बहुत रट के बच्चे जाते हैं फिर भी कंफ्यूज आते हैं एग्जाम के बाद। पहली बात तो कंफ्यूजन रखना नहीं, फिर कुछ ट्रिक बना लो इसको याद करने। भाई जब पहले ही मतभेद हो गए, a1/a2 ही b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा, तो आप में और मेरे में कोई भी बात मैच नहीं कर रही, हम एक दूसरे को कट कर दें। ठीक है? जब हमारे बीच कुछ भी एक जैसा नहीं है तो यानी हम एक दूसरे को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, दुश्मन एक दूसरे। ठीक है? तो इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 देन लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे के रास्ते को काटेंगे। ठीक है? तीसरा बहुत ही आसान है, जब सब कुछ ही बराबर हो गया तो ओवरलैप कर देंगे। जब तीनों बराबर है यानी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। जब सब आप में और मुझ में सभी एक जैसा है, जैसे हम में और भगवान में, तो फिर भगवान में विलीन हो गए समझो, तो यानी क्या होंगी? ओवरलैपिंग। फिर तीसरा एक ही बचता है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो पैरेलल होंगे। कई बार बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 तो उसको पैरेलल समझ होते हैं। ऐसा नहीं है, पैरेलल के लिए तीसरा वाला इक्वल नहीं होता। ठीक है? और ओवरलैपिंग के लिए सब इक्वल होते हैं। तो कोइंसिडेंट लाइन या ओवरलैपिंग वाली लाइन कब होंगी? जब तीनों कोएफिशिएंट इक्वल। और इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को कब काटेंगी? जब पहले ही बात गड़बड़ हो गई, a1/a2 ही इक्वल नहीं है b1/b2। और तीसरा पैरेलल कब होंगी? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बस नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इतना क्लियर हो गया आपको? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छे से क्लियर हो गया? आगे बढ़े। जो आपके शुरू के 3 चैप्टर है ना, 3 क्या वैसे तो सारे चैप्टर्स हैं। अब देखो ये 3 चैप्टर हैं, इसमें 3 एक्सरसाइज है। पहले एक्सरसाइज पे आ जाइए 3.15। 3.15 कितने बजे होता है पीरियड? 12 बजे क्या? 3:20 हो गया। एक्सरसाइज आज करें कि कल? 3:20 तो हो गया है लंच है पर अभी बेल हुई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, 15 सेकंड कौन कह रहा है? जब तक आप वहाँ जाएंगे हो जाएगा। कल हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे जिससे कि पूरी एक्सरसाइज या जितना भी हम कर पाए। अभी हम शुरू करेंगे फिर बीच में ही बैल हो जाएगी। ठीक है, सुन लीजिए पहले पूरा इंस्ट्रक्शन सुनिए, फिर बैल नहीं होगी। कल मैं इस एक्सरसाइज को शुरू करूँ उससे पहले आज जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है इसको घर में आप रिवाइज करके पढ़ के आएंगे। कल मैं पूछूंगी भी आपसे पहले, और मैंने सारा कुछ बता दिया है पहली एक्सरसाइज के लायक। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आई देन में फिर क्लास नहीं होगी। ठीक है, अगर आप पढ़ के आएंगे तभी मैं आगे पढ़ाऊँगी। मुझे ये लगना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो कल आप इतना पढ़ें।